गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मकान संपत्ति से आए, और उसमें हमने कल ब्याज की छूट किस तरीके से प्राप्त की जाती है वो हमने देखा था। तो कल के वीडियो में हमने ये जाना था कि अगर मकान को बनाने के लिए लोन लिया गया है और मकान किराए पे उठाया गया है तो ऐसी दशा में जो ब्याज की राशि है उसकी छूट की कोई सीमा नहीं है, यानी जितना ब्याज करदाता चुका रहा है उसकी समस्त छूट उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर मकान स्वयं निवास हेतु प्रयुक्त काम में लिया जा रहा है फॉर सेल्फ रेजिडेंस, तो ऐसी कंडीशन में जो निश्चित सीमा है, अगर लोन लिया है 31 मार्च 1999 के बाद तो वो है 2 लाख, और अगर उससे पहले लिया है तो ये सीमा है 30,000। और किस तरीके से 2 पार्ट में यानी 2 हिस्सों में मिलने वाली छूट को बांटा गया है। पहली है कैपिटल, दूसरी है रेवेन्यू, यानी कि एक तो गत वर्ष के संपूर्ण ब्याज की छूट आपको मिलेगी और एक मिलेगी आपको 5 समान किस्तों में। तो देखिए उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उसके आगे का इलस्ट्रेशन 4.14। श्री सुरेश का अजमेर में एक मकान है जो 30 जून 2018 को बनकर तैयार हुआ। अगस्त 2018 से 9,000 प्रतिमाह किराए पर उठा दिया गया। जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें आप ज़रूर से अपने दिमाग में लाएंगे सॉल्व करने से पहले, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहला तो आप ये देखेंगे कि मकान किराए पर उठाया हुआ है या फिर वो स्वनिवास सेल्फ रेजिडेंस के लिए काम में लिया जा रहा है, क्योंकि दोनों के लिए जो कैलकुलेशंस है वो आपकी अलग अलग होंगी। दोनों की एनुअल वैल्यू भी अलग अलग होंगी, क्योंकि जो सेल्फ रेजिडेंस का हाउस है उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो होती है 0, और बाकी किराए के मकान उठाए हुए के लिए जो प्रॉपर फॉर्मेट है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू, तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है, वो है कि मकान किराए पर उठाया हुआ है या सेल्फ रेजिडेंस का है। दूसरा, जब आप यहाँ पे ब्याज की छूट देंगे तब आपको यहाँ पे डेट्स का बहुत ध्यान रखना है कि कब से कब तक उसको ये छूट दी जानी है। तो देखिए, इस मकान में अन्य विवरण निम्न प्रकार है: नगर पालिका मूल्यांकन, उचित किराया, मानक किराया, किराएदार द्वारा चुकाया गया कर। श्री सुरेश इस मकान का निर्माण हेतु देना बैंक से 1 अक्टूबर 2015 को 1 लाख का ऋण लिया था। अच्छा, जब आप ऋण का बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ऋण है वो 99 के बाद लिया है या उससे पहले, क्योंकि अगर ये पहले लिया होगा तो आप अधिकतम, और अगर आपने जो ऋण है वो 99 से 31 मार्च 1999 से पहले लिया है और ये मकान जो है वो आपने किराए पे दे रखा है, तो यहाँ पर आपको जो अधिकतम छूट की राशि है उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर ये मकान आप स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त करते हैं सेल्फ रेजिडेंस के लिए, तो आपको इसमें अधिकतम छूट केवल 2 लाख रुपए की मिलेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात हो जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ के फ्लो में सॉल्यूशन करने लग जाते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं जो आगे जाके फिर आपके क्वेश्चन को गलत करती है। तो देखिए, 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने कितना लोन लिया? 1 लाख रुपीज़ का। इंटरेस्ट है उसका 10% प्रति वर्ष एनुअल। अभी तक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। किराएदार ने 31 मार्च 2019 को मकान खाली कर दिया, परंतु उसने मार्च महीने का किराया वसूल नहीं हो सका। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके हाउस प्रॉपर्टी से 20 नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने से लेके स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद इंटरेस्ट की छूट देने तक, वो सारे पॉइंट्स ये क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो 20 नंबर में इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आगे देखिए, यहाँ पे आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है। इसका मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगी। एक्सपेक्टेड रेंट से आप कैलकुलेट करते हुए आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे आएंगे। तो देखिए, ये फॉर्मेट है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी फॉर्मेट बनाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी किया है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू का जो फॉर्मेट है। शुरुआत इसमें हम हमेशा करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन से। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है जुलाई टू मार्च, क्योंकि देखिए यहाँ पे श्री सुरेश का जो हाउस है, ये श्री सुरेश अजमेर में एक मकान में है जो 30 जून 2018 को ही बनकर ये तैयार हुआ है। 1 अगस्त 2018 से 9,000 प्रतिमाह किराए पर उठा दिया गया। अब देखिए, 30 जून का है यहाँ पे, क्योंकि ये मकान जून में बनकर यहाँ पे तैयार हुआ है तो इसके बाद ही इसको काम में लिया जाने लगा होगा। तो वर्ष के आपके 3 महीने ऐसे कम हो गए, तो यहाँ पे जुलाई, यानी जून के बाद 1 जुलाई से हम मानेंगे, और आपका वर्ष खत्म होता है मार्च में, तो जुलाई से मार्च तक का ही आप यहाँ पे लेंगे। तो ये जो वैल्यूएशन आपको दे रखा है, ये पूरे वर्ष का दे रखा है, इसको आप डिवाइड करेंगे 12 से, इंटू करेंगे 9 से, क्योंकि यहाँ पे जो 3 महीने आपने यहाँ पे इसको प्रयुक्त नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद फेयर रेंट है। ठीक है, तो अब उसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यूएशन लेने के बाद आपको इसको कंपेयर करना होता है फेयर रेंट से। अब फेयर रेंट जो है यहाँ पे दे रखा है 1 लाख रुपए, इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे जुलाई से मार्च तक में, यानी जो भी आप अमाउंट ले रहे हैं यहाँ पे आप 9 महीने का लेंगे।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों अमाउंट को 90,000 और 75,000 को। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में जब आप कंपेयर करेंगे तो जो ज़्यादा वाली राशि होगी वो आप नीचे आप चूज़ करेंगे, विच एवर इज़ अबव। ये फॉर्मेट है। एक बार आपको अलग अलग स्टेजेस पे आपको हायर अमाउंट और लोअर अमाउंट में से चूज़ करना है। तो मैंने आपको इस तरीके से लर्न करने को भी बोला था, एक बार हायर, एक बार लो, फिर एक बार वापस हायर, यानी आप इसको पूरे फॉर्मेट में आपको 3 बार अमाउंट्स को हायर और लोअर के कंपैरिजन में चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा वाला ले लिया, ये देखिए 90,000 ले लिया यहाँ पे, एक बार आपने ज़्यादा। अब इसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट जो है यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 130, इसको भी हम 9 महीने में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन के लिए इसको डिवाइड करेंगे आप 12 से, तो आपको 1 महीने का मिल जाएगा, इंटू 9 कर देंगे क्योंकि हमें 9 मंथ्स का चाहिए, तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 97,500। नाउ आपको क्या करना है, कम वाली अमाउंट चूज़ करनी है इन दोनों में से, एक बार हाई वाली जो कि फिर कंपेयर करनी है आपको स्टैंडर्ड रेंट से, अब इन दोनों में से कम वाली, तो यहाँ पे आ गया 90,000। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा आपका, अपेक्षित किराया आपका यहाँ पे कहलाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको एक्चुअल रेंट जो इसकी आप लेस कर देंगे, यानी एक्चुअल रेंट वैल्यू, एक्चुअल रेंटल वैल्यू जुलाई से मार्च तक की कितनी है यहाँ पे, यानी इसमें से अब आपको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना है, यानी वो किराया माइनस करना है जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको बोला है अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ मार्च, 1 महीने का यहाँ पे नहीं मिला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था, परंतु ये किराएदार ने 31 मार्च 2019 को मकान खाली कर दिया, परंतु उसने मार्च महीने का किराया वसूल नहीं हो सका। तो यहाँ पे 1 महीने का किराया वसूल नहीं है, तो हम ये मानेंगे यहाँ पे एक्चुअल रेंट कितना हुआ, यहाँ पे 81,000 9 महीने के हिसाब से, क्योंकि मकान को बने हुए 9 महीने हुए हैं, तो 9 महीने के हिसाब से हम किराया निकालेंगे। तो यहाँ पे 81,000 होगा, 9,000 का क्योंकि किराया है प्रति माह का, लेकिन उसने 1 माह का किराया नहीं दिया, तो हम 1 माह का किराया यहाँ से हटा देंगे, तो उसका वास्तविक जो किराया है वो कितना है यहाँ पे 72,000, यानी आपको एक्चुअल रेंट से यहाँ पर इसको कंपेयर करना है। अब आपको इन दोनों में से ज़्यादा वाले अमाउंट चूज़ करना है, तो आपने यहाँ पे ज़्यादा वाला 90,000 यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया। तो देखिए एक बार यहाँ पर आपने हाई वाला अमाउंट, फिर लो वाला अमाउंट, फिर हाई वाला अमाउंट यहाँ पर आपने ऑप्ट किया, 90,000 आ गया। अब इसमें से आपको लेस करना है रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, यानी खाली रहने की अवधि का किराया। अब ये खाली रहा है 1 महीना, ये क्योंकि उसने किराए पर उठाया है, देखिए 1 अगस्त से मकान आपने किराए पर उठाया हुआ है, तो 1 जुलाई को खाली रहा, इसका मतलब 1 महीने का वैकेंसी पीरियड का रेंट आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आपकी अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुकी है, जो कि है 81,000 की। लेस आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब आप म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस कर देंगे तो आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे आप नील करके जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू है तो वो भी आपकी 81,000 ही हो जाएगी। आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट एनुअल वैल्यू यू हैव टू कट डिडक्शंस। तो डिडक्शंस में सबसे पहले आएगी स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जो कि 30% है हर केस में। लेकिन अगर जो घर है, हाउस प्रॉपर्टी है, वो अगर सेल्फ उसके लिए है, निवास के लिए, सेल्फ रेजिडेंस के लिए है, तो क्योंकि सेल्फ रेजिडेंस की जो एनुअल वैल्यू होती है वो नील होती है, तो ऐसे में आप ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन नहीं दे सकते, अदरवाइज़ जो वैल्यू है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि किराए पर उठाया हुआ है मकान, तो ही आप उसको स्टैट्यूटरी डिडक्शंस देंगे, जो कि 30% है हर क्वेश्चन के लिए, हर केस के लिए। तो 81,000 का 30% आपने निकाला तो 24,300 होता है। अब जो सेकंड आपको डिडक्शन देनी है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे डेट देख के। तो ये देखिए आपको वर्किंग नोट्स में जिस तरीके से कैलकुलेशन शो करके आनी है वो इस तरीके से कि आपको 2 तरीके से ब्याज की छूट देनी है। एक तो रेवेन्यू, जो कि गत वर्ष की पूर्ण ब्याज होगा आपका, जो कि आपका 1 लाख का आपने लोन लिया है 10% वार्षिक दर से, तो 10% के हिसाब से पूरे साल का जो ब्याज है वो यहाँ पर 10,000 आपका निकल के आ जाएगा। दूसरा आपको देनी है 5 समान किस्तों में। तो देखिए लोन आपने लिया 1 अक्टूबर 2015 से, अब गत वर्ष की छूट तो ये आपको 18-19 की तो आपने यहाँ पे ले ली। अब ये अब से आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उससे ठीक पहले का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट आपको, यानी 31 मार्च 2018 तक लेना है। अब 1 अक्टूबर 2015 से आपने लोन लिया है और उसको आप 31 मार्च 2018 तक कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बाद का तो आपने यहाँ ले लिया। तो ये जो राशि है ये 5 समान किस्तों में आपको देनी है, जिसकी एक किस्त इस साल इनको मिलनी है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख इंटू 10% है, 5 समान किस्तों के लिए इंटू 1/5 कर लेंगे। यहाँ पे आपको 30/12 करना है। तो आप जब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक के मंथ्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 मंथ्स आएंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 5,000, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 15,000। तो यहाँ पे आप पूरे 15,000 की ब्याज की छूट यहाँ पे दे देंगे
और आपका जो डिडक्शन हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 24,300 तो स्टैट्यूटरी और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 15,000 का, तो 39,300 यहाँ टोटल हो जाएंगे आपके। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगी आपकी 41,700। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे और इस तरीके से आपको स्टार्टिंग से लेके हुए एंड तक इस तरीके से इसको आपको अटेम्प्ट करना है।